नमस्कार, मैं विवेक कुमार यादव। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जन स्तंभ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज है 2 अक्टूबर और हम बात करेंगे आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। आज हम उनके जन्म की ऐतिहासिक जीवन की कुछ किस्से आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। उनका जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी माँ पुतलीबाई बहुत सज्जन एवं धार्मिक स्वभाव की थी, जिसने गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव भी डाला। गांधी जी जब 7 वर्ष के थे, उनका परिवार काठियावाड़ राज्य के राजकोट जिले में जाकर बस गया। काठियावाड़ जिला वर्तमान में गुजरात का ही भाग है, जहां उनके पिता करमचंद गांधी दीवान के पद पर नियुक्त थे। दीवान यानी मुगलकालीन शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा अधिकारी होता था और राजस्व एवं वित्त का एकमात्र प्रभार होता था। गांधी जी ने राजकोट में प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे एक साधारण छात्र थे और स्वभाव से अत्यधिक सहनशील एवं संकोच भी थे। राजकोट भी वर्तमान में गुजरात राज्य का एक जिला है। हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांधी जी ने समलदास कॉलेज भावनगर में दाखिला लिया। इसी बीच 1885 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब गांधी जी इंग्लैंड जाने हेतु नाव लेने के लिए मुंबई गए, तब उनकी अपनी जाति के लोगों ने समुद्र पार करने को संदूषण के रूप में देखा। उनके विदेश जाने पर अडिग रहने पर उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी, लेकिन गांधी जी अड़े हुए थे और इस तरह औपचारिक रूप से उन्हें अपनी जाति के बहिष्कृत कर दिया गया। बिना विचलित हुए 18 साल की उम्र में 4 सितंबर 1888 को वे साउथहैम्पटन के लिए रवाना हुए। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद गांधी जी ने राजकोट में कुछ समय बिताया, लेकिन उन्हें बम्बई में अपने कानूनी प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया। हालांकि बम्बई खुद को स्थापित करने में विफल होने पर गांधी जी ने राजकोट लौट आए और पुनः शुरुआत की। अप्रैल 1893 में गांधी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी से एक प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। वहां आगमन पर उन्हें करीब पहली बार महसूस कि वो गोरों का नस्लवाद पर दमनकारी माहौल था। भारतीयों, जिनमें से बड़ी संख्या में दक्षिण अफ्रीका में व्यापारी के रूप में गिरमिटिया मजदूर या उनके वंशज के रूप में बसे थे, गोरों द्वारा हीन दृष्टि से देखा जाता था और कूली या सामी बुलाया जाता था। इस प्रकार एक हिंदू डॉक्टर को कूली डॉक्टर बुलाया जाता था और गांधी जी ने खुद को कूली बैरिस्टर बुलाते थे। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ उनका सामना कई असामान्य अनुभव और चुनौतियों के साथ हुआ, जिनसे गहराई से बापू के जीवन को बदल दिया। गांधी जी व्यापारी दादा अब्दुल्ला के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा करने के लिए 1893 में डरबन में आए। दक्षिण अफ्रीका में बापू के काम को नाटकीय रूप से उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया। जहां उन्होंने आमतौर पर काले दक्षिण अफ्रीकी और भारतीयों पर होने वाले भेदभाव का सामना करना पड़ा। डरबन में एक दिन अदालत में मजिस्ट्रेट ने उनसे पगड़ी हटाने को कहा, जिसे गांधी जी ने इनकार कर दिया और अदालत से चले गए। 31 मई 1893 को गांधी जी प्रिटोरिया जा रहे थे। एक गोरे ने प्रथम श्रेणी गाड़ी में उनकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई। उन्हें ट्रेन के अंतिम वैन डिब्बे में स्थानांतरित करने के लिए आदेश दिया। जबकि गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, उसे वो इनकार कर दिया और इसलिए उन्हें पीटरमैरिट्सबर्ग में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। स्टेशन के प्रतीक्षालय में सर्दी में रात भर कांपते रहे। बापू ने दक्षिण अफ्रीका में ही रहने और भारतीयों एवं अन्य लोगों के खिलाफ नस्लीय भेद से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसी संघर्ष से उनका अहिंसक प्रतिरोध अपने
अद्वितीय संस्कार सत्याग्रह के रूप में उभरा। आज गांधी जी एक कांस्य प्रतिमा शहर के केंद्र में चर्च स्ट्रीट पर खड़ी है। दक्षिण अफ्रीका में इस दूसरी अवधि के दौरान गांधी जी के जीने के तरीके में आमूल परिवर्तन आया। उन्होंने अपनी इच्छाओं और खर्चों में कमी शुरू की। वो स्वयं को अपने धोबी बने, अपने कपड़े खुद इस्त्री की, अपने बालों को खुद काटना सीखा। स्वयं की मदद से संतुष्ट न होकर उन्हें एक चैरिटेबल अस्पताल में 2 घंटे के लिए एक कंपाउंडर के तौर पर काम किया। उन्होंने नर्सिंग और दाई के काम पर भी किताबें पढ़ी। 1899 में जब बोर युद्ध हुआ तब उन्होंने डॉक्टर बूथ की मदद से 1100 भारतीय स्वयंसेवकों का एक एम्बुलेंस दल तैयार किया और इनकी सेवाएं सरकार को प्रदान की। गांधी जी के नेतृत्व में इस दल ने महत्वपूर्ण सेवाएं दी। गांधी जी को सबसे खुशी इस बात से हुई कि भारतीयों ने भाइयों के रूप में काम किया और धर्म, जाति या संप्रदाय के पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर एक साथ खतरे का सामना किया। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे और महात्मा गांधी, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, केवल अपने लोगों की सेवा करने की एक महत्वाकांक्षा के साथ, हालांकि बुद्धिजीवियों ने दक्षिण अफ्रीका में उनके कारनामों के बारे में सुना था, भारत में वे प्रसिद्ध नहीं थे और सामान्य भारतीय की तरह थे। पहले वर्ष में गांधी जी ने कान खोलकर और मुंह बंद करके अध्ययन करने के लिए पूरे देश की यात्रा करने का निर्णय लिया। पूरे वर्ष घूमने के उपरांत गांधी जी अहमदाबाद के बाहरी किनारे पर साबरमती नदी के किनारे बस गए, जहां मई 1915 में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का नाम था सत्याग्रह आश्रम। उनका पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 में हुआ, जहां वे सताए हुए नील की खेती करने वाले मजदूरों के अनुरोध पर पहुंचे। प्रशासन के द्वारा गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया गया और जब उन्होंने मना किया तो शर्मिंदा मजिस्ट्रेट ने केस की सुनवाई स्थगित कर दी और बिना जमानत के उन्हें रिहा कर दिया। सत्याग्रह के पहले प्रयोग की सफलता ने गांधी जी की छवि को देश भर में काफ़ी बढ़ा दिया। मार्च 1930 में नमक पर टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने एक नया सत्याग्रह चलाया। यह 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जब उन्होंने स्वयं नमक बनाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद से दांडी तक की 388 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ ही गांधी जी ने आज़ादी के लिए अपनी मांग को तेजी कर दी और अंग्रेज भारत छोड़ो संकल्प का मसौदा तैयार करने के साथ सत्याग्रह शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप अभूतपूर्व पैमाने पर हिंसा और गिरफ्तारी हुई। उन्होंने यह बताते हुए कहा कि उनके आसपास की आदेशित अराजकता असली अराजकता से बुरी थी। यहाँ तक स्पष्ट किया कि इस बार यदि व्यक्तिगत हिंसा रोकी नहीं गई तो आंदोलन रोका नहीं जाएगा। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा और परम स्वतंत्रता के लिए करो या मरो का नारा भी दिया। गांधी जी ने इस दौरान कई प्रमुख आंदोलन भी किए। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में चंपारण और खेरा सत्याग्रह में मिली। हालांकि अपने निर्वाह के लिए जरूरी खाद्य फसलों की बजाय नगद पैसा देने वाले खाद्य फसलों की खेती वाले आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहे। इसी कड़ी में प्रमुख आंदोलन में थे असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। पंजाब में अंग्रेजी फौजों द्वारा भारतीयों पर जालियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, जिसने देश को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधी जी ने ब्रिटिश राज्य तथा भारतीयों द्वारा प्रतीकात्मक रवैया दोनों की। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना की तथा पार्टी के आरंभिक विरोध के बाद दंगों की भर्त्सना की। गांधी जी के भावनात्मक भाषण के बाद अपने सिद्धांत की वकालत की कि सभी हिंसा और बुराइयों को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।
किंतु ऐसा नरसंहार और उसके बाद हुई हिंसा से गांधी जी ने अपना मन संपूर्ण सरकार और भारत सरकार के कब्जे वाली संस्था पर संपूर्ण नियंत्रण लाने पर केंद्रित था, जो जल्द ही स्वराज अथवा संपूर्ण व्यक्तिगत आध्यात्मिक एवं राजनीतिक आज़ादी में बदलने वाला था। दिसंबर 1921 में गांधी जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, उनके नेतृत्व में कांग्रेस को स्वराज के नाम वाले एक नए उद्देश्य के साथ संगठित किया गया। पार्टी में सदस्यता सांकेतिक शुल्क का भुगतान पर सभी के लिए खुली थी। पार्टी को किसी एक कुलीन संगठन की न बनकर इसे राष्ट्रीय जनता की पार्टी बनाने के लिए, इसके अंदर अनुशासन में सुधार लाने के लिए एक पदोत्सोपन समिति की गठन की गई। गांधी जी ने अपने अहिंसात्मक मंच को स्वदेशी नीति में शामिल करने के लिए विस्तार किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इससे जुड़ने वाले उनकी वकालत का कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेजों द्वारा बनाए वस्त्र की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहने। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग देने के लिए पुरुष और महिलाओं को प्रतिदिन खादी के लिए सूती कातने में समय बिताने के लिए कहा। यह अनुशासन और संपन्न लाने की ऐसी नीति थी जिसे अनिच्छा और महत्वाकांक्षा को दूर किया जा सके और इसके स्थान पर उस समय महिलाओं को शामिल किया जाए जब ऐसी बहुत से विचार आने लगे कि इस प्रकार की गतिविधियां महिलाओं के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटेन की शैक्षणिक संस्थाओं तथा अदालतों का बहिष्कार और सरकारी नौकरियों को छोड़ने का तथा सरकार से प्राप्त तमाम सम्मान को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि भी लौटा दी। असहयोग को दूर दूर से अपील और सफलता मिली, जिससे समाज के सभी वर्ग की जनता में जोश और भागीदारी बढ़ गई। स्वराज और नमक सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर रहे और 1920 की अधिकांश अवधि तक वे स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे और इसके अतिरिक्त वे अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ते भी रहे। अब बात करते हैं हरिजन आंदोलन की। 1932 ईस्वी में दलित नेता और प्रकांड विद्वान बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के चुनाव प्रचार के माध्यम से सरकार ने अछूतों को एक नए संवैधानिक अंतर्गत अलग निर्वाचन को मंजूर कर दिया। विरोध में दलित हित के विरोधी गांधी जी ने सितंबर 1932 में 6 दिन का अनशन ले लिया, जिसने सरकार को सफलतापूर्वक दलित के राजनीतिक नेता बने पलवंकर बालू द्वारा की गई मध्यस्थता वाली एक समान व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया। अछूतों के जीवन को सुधारने के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए इस अभियान की शुरुआत की थी। गांधी जी ने इस अछूतों को हरिजन का नाम दिया, जिन्हें वे भगवान की संतान मानते थे। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। 1939 में जब छिड़ने नाजी जर्मन आक्रमण पोलैंड आरंभ में गांधी जी ने अंग्रेज के प्रयास को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने का पक्ष लिया, किंतु दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने युद्ध में जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श लिए बिना इसमें एक तरफा शामिल किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस के सभी चयनित सदस्यों ने सामूहिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। लंबी चर्चा के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि जब स्वयं भारत को आज़ादी से इनकार किया गया हो, तब लोकतांत्रिक आज़ादी के लिए बाहर से लड़ने पर भारत की किसी भी युद्ध के लिए पार्टी नहीं बनेगी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी ने आज़ादी के लिए अपनी मांग को अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो आंदोलन नामक विधेयक देकर तीव्र कर दिया। यह गांधी तथा कांग्रेस पार्टी का सार्वजनिक
सर्वाधिक स्पष्ट विद्रोह था जो भारतीय सीमा से अंग्रेजों को खदेड़ने पर लक्षित था। गांधी जी के दूसरे नंबर पर बैठे जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के कुछ सदस्यों तथा कुछ अन्य राजनीतिक भारतीय दलों ने आलोचना की जो अंग्रेजों के पक्ष तथा विपक्ष दोनों में ही विश्वास रखते थे। कुछ का मानना था कि अपने जीवन काल में अथवा मौत के संघर्ष में अंग्रेजों का विरोध करना एक नश्वर कार्य है, जबकि कुछ मानते थे कि गांधी जी पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे हैं। भारत छोड़ो इस संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई। पुलिस की गोलियां से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या तो घायल हो गए और हजारों गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध के प्रयास का समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक भारत को तत्काल आज़ादी न दे दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार भी यह आंदोलन बंद नहीं होगा यदि हिंसा के व्यक्तिगत कृत्यों और मूर्त रूप दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके चारों ओर अराजकता का आदेश असली अराजकता से भी बुरा है। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो, अंग्रेजी में डू और डाई के द्वारा अंतिम स्वतंत्रता के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा। गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को अंग्रेज द्वारा मुंबई में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। यही वह समय था जब गांधी जी को उनके निजी जीवन में 2 गहरे आघात लगे। उनका 50 साल पुराना सचिव महादेव देसाई 6 दिन बाद ही दिल का दौरा पड़ने से मर गए और गांधी जी के 18 महीने में जेल रहने के बाद 22 फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया। इनके 6 सप्ताह बाद ही गांधी जी को भी मलेरिया का भयंकर शिकार होना पड़ा। उनके खराब स्वास्थ्य और जरूरी उपचार के कारण 6 मई 1944 को युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही उन्होंने रिहा कर दिया। शायद उन्हें जेल में दम तोड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, जिससे देश का क्रोध बढ़ जाए। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन अपने उद्देश्य में आंशिक सफलता ही मिली, लेकिन आंदोलन के निष्ठुर दमन से ने 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया। युद्ध के अंत में ब्रिटिश ने स्पष्ट संकेत दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, जिससे कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख राजनीतिक बंदियों को रिहा भी कर दिया गया। गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने संबोधित किया। उन्हें बापू यानी पिता के नाम से भी याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। महात्मा गांधी भारत की एक महान विभूति ही नहीं बल्कि विश्व की महानतम विभूतियों में गिने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर उन्होंने भारत मूल के लोगों को बड़ी दयनीय अवस्था में देखा था। उन्होंने उनकी दशा सुधारने का फैसला कर लिया और भारतीयों को उनके अधिकारों का बोध कराया। उन्होंने उनमें जागृति लाकर उन्हें संगठित किया। दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन में सफलता के बाद गांधी जी भारत लौट आए। वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गए। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सामने समाज सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता जैसी रचनात्मक कार्य को सुझाया। छुआछूत के खिलाफ उन्होंने जोरदार आवाज़ें उठाई। अछूतों को हरिजन जैसे आदरणीय संबोधन किया। हिंदू मुस्लिम एकता की रक्षा पर तो उन्होंने अपनी जान तक दे दी।
ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयास किया। कई बार उन्होंने गांधी जी को तथा अन्य भारतीय नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन उन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिलवा दी। भारत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। वैसे तो गांधी जी की जयंती पर बापू को याद करने के लिए देश भर में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली के राजघाट पर होता है। बता दें कि राजघाट गांधी जी का समाधि स्थल है। गांधी जयंती पर देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य नेतागण राजघाट जाकर बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रार्थना में रामधुन व गांधी जी के प्रिय भजन का गान होता है। बापू के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपने और समाज के भीतर बदलाव लाकर ही हम शांतिपूर्ण व न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर पाएंगे। हमें गांधी जी के संदेश से समझकर उनका अर्थ जानकर अनुसरण करना चाहिए। दर्शन भारत का वैश्विक समस्याओं के हल में काफ़ी प्रासंगिक है और भविष्य में भी रहेगा। इसलिए हम गांधीवादी मूल्यों को अपने जीवन और कार्यों में उतारें और साझा संकल्प लें। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी की 154वीं जयंती है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो अगर किसी टॉपिक पे आए तो आपको सूचना मिल जाए। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।